Hello my dear students of class 9th standard students, welcome to all of you in today's class. Dear students, as you know that we are just involved in chapter 2. Our chapter 2 is under progress. The name of the chapter is Force and Laws of Motion. Dear students, as you know that we have learned about force, types of force, kinds of force, and we have further described about laws of motion, Newton first laws of motion and second laws of motion. So dear students, after discussion of these contents, today we are just going to describe the non-SI units of force. Force की कुछ non-SI units होती हैं force की, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, SI और non-SI यूनिट का मतलब क्या है? SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं SI यूनिट सिस्टम. ठीक है, इसको एक नाम से जाते हैं MKS सिस्टम. MKS सिस्टम, M मतलब मास. ठीक है, ये आप मीटर में नापोगे लेंथ को और किलोग्राम में नापोगे मास को, टाइम को किसमें? सेकंड में. दैट इज द MKS सिस्टम SI यूनिट्स. SI यूनिट सिस्टम जो होती है, जैसे उस यूनिट को कहीं भी आप इंटरनेशनल SI का मतलब है वो यूनिट पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, ऑथेंटिक है. कहीं भी आप जाओगे वो यूनिट आपकी वैल्यूएबल होगी. तो आज हम इसके डिस्कस करेंगे नॉन SI यूनिट, जो मतलब SI यूनिट से नहीं है, वो कौन सी यूनिट्स हैं, कुछ हम लोग जानते हैं. जैसे मैंने बताया ये डायन, ठीक है, इसको CGS भी कह सकते हैं, CGS यूनिट में. तो जैसे एक आता है ना डायन, ठीक है, मैंने बताया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डायन? 10⁵ डायन. 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10⁵ डायन. 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है. So dear students, just we are discussing about the various units of force which are non-units, non-SI. तो देखिए पहला आपका डायन आता है. डायन क्या है? The CGS unit of force is डायन. CGS का मतलब जैसे मैंने बताया MKS, ठीक है, उसे CGS हो गया. एक होता है FPS सिस्टम में, ये भी बताऊंगा. तो पहले देखते हैं CGS में डायन. देखिए द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन. ठीक है, 1 डायन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 ग्राम. अगर मान लो कोई बॉडी 1 ग्राम हो, बॉडी का मास कितना हो? 1 ग्राम हो, और उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा हो, तो 1 डायन इक्वल टू लिखेंगे 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि जो फोर्स का हमने बताया कि सेकेंड लॉ में फोर्स F इक्वल टू ma होता है. ठीक है, फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. तो अब यहाँ मास कितना रखा गया? देखो 1 ग्राम. एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो पूरा कितना आया? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये लिखने की स्टाइल है एक्सपोनेंट में. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द डायन. तो डायन एक वह फोर्स है जो किसी भी बॉडी का जिसका मास 1 ग्राम हो, ठीक है, उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उसका जो आएगा फोर्स वो होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 डायन कितना हुआ? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ग्राम फोर्स क्या है? ग्राम फोर्स देखिए, ग्राम फोर्स क्या है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम. तो जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, आप ग्रेविटेशन की बात करते हैं. जैसे ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं. ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. यानी इट इज टेंडेंसी ऑफ अर्थ टू अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज द ग्रेविटी. इट इज द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है फ्रॉम फॉरवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है? स्पीड आप उसकी अगर देखोगे धीरे धीरे चेंजेस होती है.
उसकी इंक्रीज होती रहती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो वो इंक्रीज, यानी वेरिएशन होता रहता है ना वेलोसिटी में। वेलोसिटी में क्या होता है, वेरिएशन होता रहता है, चेंजेस। और यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे बॉडी नीचे अर्थ की आएगी उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हम कह सकते हैं कि जो ग्राम फोर्स क्या है, इट इज ए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 981 का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट है एसआई में, वो एमके सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, तो 1 ग्राम फोर्स कितना हो जाएगा, 981 डायल। 981 डायल। ये डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। 1 किलोग्राम फोर्स होता है केजीएफ, जिसे शॉर्ट में केजीएफ कहते हैं, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। केजीएफ क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन द मीट्रिक सिस्टम। तो 1 किलोग्राम फोर्स, अब इसमें मास कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम। इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लाएंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 9.81 आ जाएगा। 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसमें जो फोर्स आएगा 9.81 न्यूटन आ जाएगा। हम कह सकते हैं 1 केजीएफ जो होता है वो 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है। तो जहां 1 केजीएफ को कन्वर्ट किया जाएगा वहां आप 9.81 न्यूटन का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो these are the various types of units which I have discussed here. So dear students, note down the units, importance of units, because this will be applicable while solving the numerical problems. When you will be involving in solving numerical problems, then you have to utilize all the units. Okay, so you must be familiar with all kinds of units which are being discussed here. Thank you students. Now let us move towards the another topic. Dear students, in my previous video I have described Newton's second laws of motion. न्यूटन के कौन से लॉज ऑफ मोशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, सेकंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। और उससे पहले किसका डिस्कशन किया था, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन भी डिस्कशन हो चुका है। आई होप कि ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वेरी वेल, your understanding skill is good, so all of you are understanding very well. So dear students, here is a question arises, how can you correlate Newton first laws of motion with Newton second laws of motion, and what is the mutual correlation between Newton first laws of motion and second laws of motion, कैसे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कैसे रिलेशन में आता है विद सेकंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ को हम सेकंड लॉ से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है भाई, न्यूटन का पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट रूल, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या और इन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल बी रिमेन इन द सेम पोजीशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। यानी हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो वैलिड कब होगा, जब कोई उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब हो गया कि F इक्वल टू 0, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, उस पर F क्या है, 0 है, फोर्स इज अ 0, बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स, 0। और सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, इसको पहला कर दो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में आप क्या देखे हो, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में आपने देखा कि जो F होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स इक्वल टू ma। यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, यानी हम किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा हाई फोर्स लगाओगे न्यूटन का उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होता है तो इस पे कांस्टेंट आ जाता है, तो वो मास कांस्टेंट होता है, क्योंकि मास हमारा जो बॉडी का होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज नॉट वेरिएबल, मास हमारा वेरिएबल नहीं होता है। तो
फोर्स इक्वल टू आ गया हमारा एम ए। तो यहां से एक चीज देखें, ए इक्वल टू क्या आएगा भाई, एफ इक्वल टू एम। फ्रॉम देयर ए निकालना चाहें तो मास से डिवाइड कर देंगे, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, एफ क्या है, 0 है, तो ए क्या आ जाएगा, 0 अपॉन एम। डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। ए हमारा क्या हो गया, 0, एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब आपने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये जो हमारा मोमेंटम है इसको लिख सकते हैं, हाँ इसको इधर लिखा जा सकता है। मान लो कि हमारा जो एक्सेलरेशन 0 आ गया, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एज क्या है, 0, एक्सेलरेशन इज 0, टी का इधर मल्टीप्लाई करोगे इसके नीचे 1, टी का मल्टीप्लाई 0, तो v माइनस यू इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू हो गया u। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, इक्वल, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल क्या होगा, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो हम सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का यूज करके हम फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन डिस्क्राइब first laws of motion in terms of second laws of motion. So we can see that there is a relation between Newton first laws of motion and second laws of motion. तो ये हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए अब एक नया कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर बुक, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स क्या होता है, तो इम्पल्स इज दैट फोर्स, इम्पल्स इज द फोर्स विच एक्ट्स within a short period of time on any body and creates a change in momentum। मतलब किसी भी बॉडी पे ये फोर्स एक्ट करता है और उस पे मोमेंटम ज्यादा क्रिएट करता है। हम कह सकते हैं कि द फोर्स विच एक्ट्स ऑन बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम प्रोड्यूसेस ए लार्ज चेंज इन मोमेंटम। यानी कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है अगर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and creates a large change in the body is known as the impulse। चलिए देखते हैं impulse जो होता है, impulse हमारा F average into time, F average into time, impulse equal to F average into time, force into time, impulse equal to force into time। इम्पल्स आपका होता है फोर्स इनटू टाइम। कैसे इसको हम लोग प्रैक्टिकली में समझेंगे कि सर ये जो बता रहे हैं मैथमेटिकली हमको नहीं समझ में आ रहा है। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम कैसे मान लें हम इसको, ठीक है चलिए बात करते हैं। देखिए जो फोर्स होता है हमारा वो एम ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कहने का मीन्स है कि क्या हमारा बॉडी पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तभी यूनिफॉर्म फोर्स होगा। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी पे लग रहा है तो फोर्स क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, हमारा इक्वल फोर्स लगेगा बॉडी पे। लेकिन अगर एक्सेलरेशन में वेरिएशन हो गया तो फोर्स हमारा तो चेंज हो जाएगा ना, फोर्स विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन वेरिएशन। एक्सेलरेशन में वेरिएशन हुआ तो फोर्स चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं जैसे मान लो किसी भी फुटबॉल पे आप किक कर रहे हो, ठीक है, अगर फुटबॉल पे आपने किक किया वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो आप इसकी वेलोसिटी देखोगे हाई वेलोसिटी से ये मूव करेगा। लेकिन अगर इसमें किकिंग का टाइम बढ़ा दोगे, आपके कंटैक्ट ऑफ योर कंटैक्ट, जब आपका फीट का कंटैक्ट और इसके बीच जो टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये डिस्प्लेस कम होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा फुटबॉल का। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज इम्पोर्टेंट। एक और देख सकते हैं कि जैसे बैट्समैन जब हिट करता है क्रिकेट बॉल को, आपने देखा होगा क्रिकेट में कि बैट्समैन जब क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो बैट और बॉल के बीच जो कांटेक्ट होता है वो 0.01 सेकेंड के लिए होता है, ठीक है।
इतना कम समय में वो कांटेक्ट आता है, लेकिन आप देखते हो कि बॉल का जो फोर्स है वो फोर्स कई मेनी टाइम्स न्यूटन्स उस पर ऐड करता है। इतने कम समय में हाई स्पीड से बॉल को हिट करता है। तो ये देखिए, इतने कम समय में हाई स्पीड से बॉल को हिट किया, बॉल बहुत हाई स्पीड से भागी। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस पर टाइम का ध्यान देते हैं। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फोर्स लग रहा है तो इट विल क्रिएट लार्ज मोमेंटम। वो क्या करेगा? लार्ज मोमेंटम क्रिएट करेगा। अच्छा ये बताइए, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या है? फोर्स है। इम्पल्स इक्वल टू हमने लिखा फोर्स इनटू टाइम। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताते हैं? चेंज इन मोमेंटम, देखिए फोर्स न्यूटन बताता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये हो गया एफ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। एफ इसको इधर मल्टीप्लाई किया, एफ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो एफ इंटू टी चेंज इन मोमेंटम दैट इज इम्पल्स, क्योंकि एफ इंटू टी हम पहले से लिख चुके हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। देखिए पहले मैंने इम्पल्स को लिखा एफ एवरेज इंटू टाइम। एफ एवरेज यानी यहाँ पे एफ एवरेज लिख सकते हैं, एफ एवरेज इंटू टाइम। ये एवरेज क्या है बताता हूँ अभी। एफ एवरेज इंटू टाइम, इसका मतलब है कि अगर हम इम्पल्स का ग्राफ खींचें तो इधर टाइम मान लो एक्सटेंड हो रहा है, इधर फोर्स, ठीक। तो आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ होगा। तो देख सकते हो कि जब टाइम टी यहाँ पे 0 है तो इसका फोर्स ऐसे है, ठीक है, फोर्स कम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ाते हैं तो ये देखो फोर्स का इंक्रीजमेंट होता जाता है। यू कैन डू हियर, ये फोर्स का इंक्रीजमेंट। और फिर देखिए जैसे जैसे टाइम के लिए फॉलो होगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम पूरा ये एवरेज निकालना चाहें फोर्स का, ठीक है, यूनिफॉर्म फोर्स ना हो, जैसे मैंने बताया कि एफ इक्वल टू एम ए आपने बता रहा है, तो एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तब तो फोर्स यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारा मान लो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमको फिर क्या लेना पड़ेगा? इसका पूरा एवरेज लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक टोटल एवरेज ऑफ दिस बॉडी। इस एरिया का पूरा एवरेज लेना पड़ेगा, इस बॉडी का पूरा एवरेज लेना पड़ेगा, इस पूरे ग्राफ का एवरेज लेना। इसको एवरेज अपॉन एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल फोर्स, ये यहाँ से ये टोटल फोर्स चल रहा है, तो टोटल फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, तो दैट इज एफ एवरेज। हमको पूरा एवरेज लेना पड़ेगा फोर्स का, दैट इज इंटू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम क्या है? एम वी माइनस एम यू इक्वल टू इम्पल्स। एम वी माइनस एम यू, तो अब इसमें एम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वी माइनस यू इक्वल टू इम्पल्स। ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इम्पल्स को हम लोग आई के इक्वल लिखते हैं, तो आई इक्वल टू एफ इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस यू दैट इज इम्पल्स। इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया ये। डियर स्टूडेंट्स नोट दैट इम्पल्स क्या निकला? इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स को आई से हाईलाइट कर दो, आई इक्वल टू एफ इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस यू। ये हो गया आपका इम्पल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिट क्या होगा इम्पल्स का? व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या होगा इम्पल्स का? इम्पल्स की यूनिट, यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स। यूनिट बताइए इम्पल्स का। तो देखिए फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन लिख सकते हैं। टाइम का क्या होता है? सेकंड, या तो न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, इंटू टी। तो कैसे आएगा?
m का किलोग्राम, इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे 1 सेकेंड और आ जाएगा टाइम का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द, या तो हम ये लिखें न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट लिख सकते हैं इम्पल्स का। डियर स्टूडेंट्स, इम्पल्स को अगर प्रैक्टिकली समझना चाहें, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इम्पल्स विच यू कैन राइट टू गेट द marks in the examination purpose. So how can you understand the impulse in practical ways? उसको हम लोग डेली लाइफ में इम्पल्स को प्रैक्टिकल वेज से कैसे समझें, तो ये चीज हम थोड़ा सा डिस्कस करा रहे हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, कैसे प्रैक्टिकल वेज में हम इसको डिस्कस करें। चलिए डिस्कस करता हूं। इम्पल्स एक प्रकार का फोर्स ही है। मैंने आपको क्या बताया, इसका मैंने ग्राफ खींचा, इम्पल्स का कुछ ऐसे खींचा, ठीक है, ये टाइम इधर फोर्स। तो आप देखते हो कि जो फोर्स है ये ऐसे जा रहा है, इसलिए हमको पूरा इसका एवरेज कब होता है जब टाइम का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एफ एवरेज इंटू टी अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एफ एवरेज इंटू टी अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। और हमारा इम्पल्स क्या होता है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टोटल टाइम का इसमें हम डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमारा आया एफ एवरेज। एफ एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लो कभी देखा होगा आपने कि जब कोई सर्कस वाला जो होता है, जिम्नास्ट होते हैं, जब आपने देखा होगा कोई सर्कस दिखा रहा है जो ऊपर से हाई से जंप करता है, काफी लंबी हाइट से या 20-25 मीटर 30 मीटर ऊपर से, तो जब जंप लगाता है और वेल में कूदता है कुएं में, तो आपने देखा होगा कि कुएं में जब कूदता है तो वो सेफ रहता है, उसको कोई हर्ट कोई चोट नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर उसको उतने रफ सरफेस पे कूदाया जाए ऊपर से 30-40-50 मीटर ऊपर से फीट से, तो उसकी क्या पोजीशन होगी आप समझ सकते हो अंदाजा, बहुत सारी चोट आएगी, हार्ट आएगा, ठीक है। जैसे आप मान लो रोड पे जा रहे हो, ऑटोमेटिक आप कोई गाड़ी टू व्हीलर्स यू टर्न की आपकी तरफ, ऐसे यू टर्न की, आप यहाँ खड़े हुए हो, तो आपका जो फीट है, पैर के ऊपर से गाड़ी ऐसे चढ़ गई, तो आपने देखा होगा कि उस समय आप उसको बियर कर सकते हो, दैट इज टॉलरेबल। लेकिन अगर लो स्पीड से अगर क्योंकि वो पास हो जाती है बाइक, तो इससे आपको चोट नहीं लगती। अगर वो काफी लॉन्ग टाइम वो स्टे कर जाए, रुक जाए, देन यू कैन गेट हर्ट्स, आपको बहुत सारी चोटें आ सकती हैं। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मान लो कोई पर्सन एक कुएं में कूद रहा है, सर्कस दिखाने वाला, ठीक है। अगर वो रफ सरफेस पे कूद रहा है, मतलब नीचे कोई मिट्टी है या रफ सरफेस है, एक वाटर, ठीक है, वाटर में कूदता है तो उसकी डेथ नहीं होती है, लेकिन रफ सरफेस पे कूदेगा, सॉलिड सरफेस पे, तब उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? मान लो वो ऊपर से कूद रहा है हाई स्पीड से, तो जब यहाँ पे कूदेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी इज 0। यहाँ से कूद रहा है और यहाँ मान लो 20 मीटर हाइट है, ठीक है, तो यहाँ से कूद रहा है, तो यहाँ पे जब गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या रख देंगे, 0। अगर मान लो उस व्यक्ति का मास 40 किलोग्राम है, ठीक है, 40 किलोग्राम, और वेलोसिटी उसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये पूरा चीज हो गया 0। तो मास कितना है, 40, ठीक है, और ये इसका यूनिट क्या है, 20। टाइम मान लो कितना है, 0.5 सेकेंड, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ गिरेगा, यहाँ पे मान लो गिरते समय यहाँ पे आते आते बिल्कुल टाइम बिल्कुल 0 लग गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 आ रहा है। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 न्यूटन फोर्स, इतना इसका ड्यूरेबल आ रहा है, 160 न्यूटन फोर्स,
ठीक है स्टूडेंट। अब मान लो कि वो व्यक्ति वाटर में गिर रहा है, पानी में गिर रहा है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम डायरेक्ट गिरने पे वो नीचे भी तो आएगा, क्योंकि वो तुरंत ही टाइम 0 नहीं हो जाएगा। टाइम उतना ही नहीं, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर उसके बाद जंप करके ऊपर जाएगा, तब टाइम उसका क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। टाइम इज एक्सटेंड। टाइम इंक्रीजेस, जब टाइम बढ़ जाएगा, आफ्टर इंक्रीज टाइम, देन वी कैन से दैट उस समय फोर्स कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मास 40 किलोग्राम, और यहाँ पे मास वेलोसिटी मान लो 40 है, 40 नहीं 20 रखा था ना, 20 तो अपान, हाँ मान लो 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड मान लेंगे, तो 2 10 जा 20, 400, ठीक है। इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो न्यूटन में, तो 40 इंटू 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा भाई 40 न्यूटन। अब देखो 40 न्यूटन आ रहा है, यहाँ पे 160 न्यूटन आ रहा है, तो जब इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये इतना वेरिएबल नहीं होगा ना, इतना तो आप सह सकते हो, लेकिन ये इसको नहीं सहा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स इम्पल्स है, इम्पल्स इज जस्ट काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी, that is mathematically represented as this, and I have discussed about the unit of impulse and correlation of Newton first laws of motion with second laws of motion. Dear students, in my next video I will discuss about Newton third laws of motion, Newton के third laws of motion और उसके कुछ application, interaction, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन द होमवर्क ऑफ टुडेज होमवर्क। डिफाइन द टर्म इम्पल्स। क्वेश्चन 2, पहले देखिए डिफाइन द टर्म इम्पल्स। How can we establish relation between Newton first laws of motion with Newton's second laws of motion. How can we establish relation between Newton's first laws of motions with Newton's second laws of motion? कैसे उसको जैसे दिखाया गया था उसको दिखा पाएंगे। क्वेश्चन 3 नोट करिए। Calculate the force of gravity. Calculate force of gravity. Calculate force of gravity acting on a body of mass 1 kg. Mass 1 kg. Take acceleration of gravity. Take acceleration of gravity. Acceleration of gravity. Gravity 9.8 meter per second square. Calculate the force of gravity acting on a body of mass 1 kg. Mass 1 kg. हमको क्या करना है? टेक एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी
जी आपको टेक करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. These are the questions which you will consider as a homework. Dear students, whatever we have discussed in this video, all these important contents, you have to write all the contents in your classwork copy as you are watching the video. So dear students, after watching the video, all of you will prepare proper notes on the basis of video. Okay, so after watching the video, you will have to do the homework, proper homework in time. So take a screenshot of this homework which you will do in to show in next working system, in working days for your attendance. Thank you students for watching this video.